हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कक्षाओं में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने प्रश्नावली 2 को लेकर चला था और उस प्रश्नावली 2 में मैंने समीकरण को संतुष्ट करना बताया था। फिर मैंने आपको विधियां बताई थी, विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधियों से हम सवाल को हल कर सकते हैं। आप जब आपको विधि नहीं पूछता है तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करके उस विधि से, अपने प्रिय विधि से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 तक, 4 में चलते हैं, 3 तक हमने कर लिया था। जैसे एक दिया है √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0। तो हमको किसी भी विधि से हमको बोल रहा है कि इसको ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं, हमें पता होगा, मैं विलोपन विधि से आपके लिए हल कर रहा हूं। तो मैंने कहा था कि गुणांकों को बराबर करते हैं। x से गुणांक को बराबर करेंगे तो y के मान आएंगे, और y के गुणांक को जब हम बराबर करते हैं तो x के मान आते हैं। तो हम क्या करते हैं, x के गुणांक को बराबर करते हैं, तो इसका गुणा √7 से करना पड़ेगा, और यहाँ पर √3 है तो उसका गुणा √3 से करना पड़ेगा। आपको याद होगा कुछ। तो 7 तिया √21 x प्लस 11 तिया √33 y, और 0 से होगा तो 0 हो गया, क्योंकि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ पूर्णतः गुणा हो जाते हैं संख्या के जैसे, और करनी जस की तस रहती है। वैसे ही 7 तिया 21 x 7 पंचे 35 y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोनों के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह भी समान है, तो चिन्ह समान होता है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। तो माइनस प्लस हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, √33। देखो बेटा, इसको संख्या के जैसे मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, अलग अलग है, 35 और 33 है, प्लस √35, और दोनों में क्या कॉमन है, ऐसे कर दिया y, और ये हो गया y, और यहाँ तो 0 है, तो y कॉमन है इसमें, तो हमने √33 धन √35 को लिखा और इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 बटे √33 धन √35। ठीक है, तो ये इसको भाग देंगे, 0 को भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 0। अब कहेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, मान रखेंगे तो √7x प्लस √11 इंटू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, हमने रखा इज इक्वल टू 0। तो √7x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा आया x इज इक्वल टू 0.7, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अतः निकाय का हल x बराबर 0 और y बराबर 0 हो गया। तो ये था विलोपन विधि से मैंने फिर से एक बार हल करके बताया। कई लोगों को करने वाली प्रश्न बहुत ही कठिन लगती है, जो कि ऐसा गलत है। आप मेथड को फॉलो करिए, कैसे भी अंक हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, वो सभी संख्याएं आसानी से बनती है। तो ये था हमारा चौथा का एक सवाल, और एक सवाल मैं आपको बताता हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको उतारने की आवश्यकता रहेगी, वीडियो को बार बार देख के पुश कर करके आप वीडियो को उतार सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ूंगा। तो इससे क्या है बेटा, आप लोग अपने मेथड को, जो आपको अच्छा लगा है, या प्रतिस्थापन हो चाहे आपका विलोपन विधि हो, आप दोनों में से किसी एक मेथड को अपने मर्जी से, आपको जो अच्छा लगता है उस आधार पर आप उस विधि से आप प्रश्न को बनाइएगा।
अब मैं कुछ अनुप्रयोग आधार पर प्रश्न पढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति के पास, मैं प्रश्न पहले पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की संख्या कुल 120 तथा बोल रहा है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय और कितनी कबूतर है। सरल है सवाल, दैनिक जीवन के सवाल है, हम इस पे उलझेंगे नहीं, ये समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए दो समीकरण बनने चाहिए। तो पहले बोला है कि उस व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय है। तो मान लेते हैं, माना कि कबूतर की संख्या x तथा गाय की संख्या y है। तो अब मैं पहला लाइन, प्रथम शर्तानुसार, प्रश्न बोलता है उनके आंखों की संख्या 120 है। तो अब बताइए कबूतर की कितनी आंखें? 2 आंखें, तो हो जाएगा 2x। गाय की कितनी आंखें? 2 आंखें, तो हो जाएगा 2y। का योग कितना बोला है? 120। हमने 120 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल दिया। x + y = 120। तो 2 से वो भाग चला जाएगा, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 60। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है देखिए। द्वितीय शर्तानुसार बोल रहा है उनके पैरों की संख्या 180 है। तो जब उनके पैरों की संख्या, तो कबूतर के पैरों की संख्या होती है 2, हो जाएगा 2x, और गाय की पैरों की संख्या होती है 4, तो 4y होता है 180। हमने क्या किया? 2 फिर से कॉमन निकाल दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 180। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा? x + 2y = 90। 2 से भाग जाएगा, तो ये देखिए हमारे पास 2 समीकरण आसानी से आ गए। अब हम क्या करेंगे? अपनी मर्जी का जो विधि है, चाहे वो विलोपन विधि हो चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, हम लगा देंगे। तो चलते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। हमने क्या किया? मान रखा। मान रखने से पहले लिखेंगे x + y = 60, x + 2y = 90। तो बेटा आप जानते हैं क्या कि हम सबसे पहले गुणांक को बराबर करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी गुणांक बराबर है, और दूसरी बात ये दिख रही है दोनों के चिन्ह भी बराबर है, तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा। और चिन्ह को बदलना इसका मतलब होता है घटाने पर। तो हमने क्या करना है? इनके मध्य के चिन्ह को बदल देना है, और हम क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो ±x तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2y और y में बड़ा कौन है? ऋण 2y, क्योंकि इसका चिन्ह अब ये हो जाएगा, बदला हुआ चिन्ह की मान्यता होती है, तो ऋण y। और 90 और 60 में 90 बड़ा है और 90 का चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए हमने क्या कर दिया? ऋण 30 कह दिया। तो ऋण ऋण कर दिया, तो y हो गया 30। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर रखा, तो क्या पाया? x + 30 = 30। तो x = 60 -30, तो x कितना हो गया? 30। अतः हमें समझ में आ गया कि कबूतरों की संख्या कितनी है? 30, तथा गायों की संख्या भी कितनी है? 30। यदि हम चाहें तो हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। यहाँ पर 30 × 30 60 हो जाता है, हमने रख के देखा। फिर दूसरा प्रश्न का जो समीकरण था वह था x + 2y, 30 × 2 × 30, 30 दूनी 60, 60 और 30 90। तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर आया है वह सही है। तो अतः हम निष्कर्ष में लास्ट में बताएंगे, अतः
कबूतरों की संख्या 30 तथा गायों की संख्या भी क्या होगी, 30 होगी। तो ये था आपका अनुप्रयोग, किसके, चाहे वो आप कह दीजिए प्रतिस्थापन विधि का, चाहे आप कीजिए विलोपन विधि का, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ये अनुप्रायोगिक सवाल है। अनुप्रयोगिक सवाल का मतलब कथन में जो बातें दी रहती हैं उनको हमें समीकरण में बदलना रहता है और उन समीकरणों को हम अपने इच्छानुसार किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, इसे आप देख सकते हैं। अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मैं एक प्रश्न पढ़ रहा हूं। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके वर्गों का योग, यस, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन दो संख्याओं को मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे दो चर वाले हैं, तो माना की संख्या x तथा y है। तो प्रथम शर्तानुसार बोला है कि दो संख्याओं का जो योग है वह कितना है, 25 है। तो प्रश्नानुसार x + y = 25 इक्वेशन नंबर 1 होता है। सेकंड क्या बोलता है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो द्वितीय शर्तानुसार व्युत्क्रमों 1/x 1/y का योग 1/4 है। हम इसका एलसीएम लेंगे xy, तिर्यक गुना कर देंगे x + y या y + x भी लिख सकते हो, y + x = 1/4। आप यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से x + y = कितना है, 25 है। तो हम यहाँ पर x + y का मान रख देंगे, हो जाएगा 25/xy = 1/4। तिर्यक गुना किया मैंने तो xy आया 25 चौक 100। ये मान हमें याद होना चाहिए। हमें अभी तक एक ही समीकरण प्राप्त हुआ है, दूसरे समीकरण को हमें प्राप्त करना है। इसके लिए हम एक सूत्र लगाएंगे, x - y का होल स्क्वायर, ये बुक में भी गाइडलाइन किया है हमको, x + y का होल स्क्वायर -4xy। ये हमारा फार्मूला है जो हमें बुक में गाइड किया है। तो इसको हम लगाते हैं, x - y का होल स्क्वायर, x + y का मान दिया है तो 25 है और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4 × xy और xy का मान दिया है 100। तो हम 100 लिखा, 6 100 25, 25 का वर्ग होता है, ये हो गया 400। यहाँ पर घटा तो आया 225 x - y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लूंगा तो x - y का मान हो जाएगा 15। एक्चुअली ±15 लिखते हैं, लेकिन मैं 15 लिख रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यू बस को लेंगे क्योंकि यहाँ पर दो मान नहीं निकालेंगे। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से हमने देखा x + y = 25 और x - y = 15 है। आप देखेंगे x के गुणांक भी बराबर है, y के गुणांक भी बराबर है। अब लेकिन x का चिन्ह एक समान है तो हम चिन्ह बदलना पड़ेगा, और लेकिन y का चिन्ह देखें तो अलग अलग चिन्ह है तो नहीं बदलना पड़ेगा। यदि आप x को काटना चाहें और मान निकालना चाहें तो आप x का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे चिन्ह भी नहीं बदलना है। तो मैंने क्या कहा, जोड़ने पर आप x के मान x को भी काट सकते हैं चिन्ह बदल के, बशर्ते मैंने y को काटा क्योंकि मुझे और मेहनत, कोई भी चिन्ह को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2x और ये जुड़ गया 40, x = 20 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर अब समीकरण हो जाएगा 20 + y = 25। तो y = 25 - 20, सो y = हो जाएगा 5।
तो आप देखें उत्तर की जांच करके, तो अतः संख्या x बराबर 20 तथा y बराबर 5 है। क्यों? जबकि आप 20 और धन 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो ये था हमारा दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल था, इसको आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु संबंधी प्रश्न है। सबसे पहले आयु संबंधी प्रश्न में आप विशेष ध्यान रखें, कभी भी आयु को माने तो वर्तमान आयु माने। वर्तमान के आधार पर जब पूर्व कहते हैं तो हमें घटाना होता है और बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग होता है तो उसे जोड़ना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लिया जाए x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व बोलेगा तो x - 5 हो जाएगा। अगर 10 वर्ष पश्चात बोलेगा तो x + 10 हो जाएगा। ऐसे ही सवाल को मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, जो बताता हूँ। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। मेरी अर्थात कोई व्यक्ति अपने पुत्र के बारे में बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु तो कितनी थी उसकी पर, तो पहले हमको वर्तमान आयु जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अपने बारे में बात करें तो पहले आपको वर्तमान आयु ज्ञात होगा, तभी आप पूर्व या पश्चात की बात कर सकते हैं। तो कभी भी आयु संबंधी प्रश्न में आप वर्तमान आयु को ही माने। तो हम मानते हैं माना कि मेरी आयु x वर्ष तथा मेरे पुत्र की आयु y वर्ष। तो मैंने माना कि मेरी एक नया शब्द जोड़ देता हूं, वर्तमान आयु। माना कि मेरी वर्तमान आयु x वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। मैंने एक नया शब्द जो आपको मैंने कहा, मैंने वर्तमान आयु शब्द का जोड़ा। अब प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। तो पहले मैं 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु निकालता हूं। वर्तमान आयु x की पिता की, तो पूर्व मतलब x - 5 वर्ष हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व y था, वर्तमान में y का पुत्र 5 वर्ष पूर्व y - 5 वर्ष हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी के बराबर थी। आपको मैं बता दूं, कभी भी जो गुना होगा वो पुत्र की तरफ होगा, या जोड़ भी होगा तो पुत्र की तरफ होगा। ये आप एकदम फंडा है, आप मान के समझ के चलिए। x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15 x - सबको समीकरण बनाते हुए एक तरफ ले आया और उस तरफ -15 था, ये -5 जाएगा तो +5 होगा। x - 3y इज इक्वल टू -10, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। हमारा पहला समीकरण आ गया। फिर कहा द्वितीय शर्तानुसार, फिर कहा 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो मैं फिर 10 वर्ष पश्चात निकालता हूं। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, फिर कहा 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात वर्तमान में का x था, बाद का है तो 10 जोड़ दिया, बेटे का y था उसमें 10 जोड़ दिया, 10 वर्ष पश्चात का है, बाद का है।
अब कह रहा है प्रश्न 10 वर्ष बाद मेरी आयु में 10 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर है। तो ये कंडीशन हो गया x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। x और y को एक तरफ कर लेंगे, x - 2y 20 - 10, तो x - 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं। अब दोनों समीकरण को हम हल करके पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कर लेंगे। तो हम चलेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। क्या था समीकरण 1 हमारा? ये x - 3y इज इक्वल टू -10 और ये x - 2y इज इक्वल टू 10। फिर से अब हम देख पा रहे हैं x से गुणा में स्वतः ही बराबर है, हमें मेहनत की आवश्यकता नहीं है। तो हमने चिन्ह बदला, तो घटाने पर चिन्ह बदलेंगे तो लिखेंगे घटाने पर प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये धन 2y है और ये ऋण 3y है, तो ऋण y होगा घटाने पर, और ये ऋण 10 है, ये ऋण 10 आपस में जुड़ेंगे तो ऋण 20 होगा, और ऋण ऋण चिन्ह कट जाएंगे तो y इज इक्वल टू 20। अतः पुत्र की आयु, पुत्र को y माना था, पुत्र की आयु 20 वर्ष से निकल गई। अब बताएंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, रखा मान, तो आप क्या करेंगे समीकरण x - 3 × 20 इज इक्वल टू -10, तो x इज -60 इज इक्वल टू -10। ये -60 है, उस तरफ जाएगा तो +60 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -10 + 60, तो +60 में -10 जब जाएगा तो क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 50 बचेगा। अतः मेरी आयु 50 वर्ष पिता कह रहा है और पुत्र की आयु 20 वर्ष है, ये हमें बता रहा है। तो ये हमारा था पिता पुत्र वाला प्रश्न, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसके बाद मैंने बहुत सारे सवाल तो छोड़े हैं, उसको आप बना के देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं और इनके कुछ सवाल बताऊंगा आपको, उसके बाद ही प्रश्नावली को ओवर करूंगा। एक वीडियो और रहेगी मेरी, एक क्लास इस प्रश्नावली के लिए और रहेगी, ताकि आप और अच्छे से इसको कर पाए। आप इन जितने भी मैंने प्रश्न बनाए हैं, आप उनको प्रश्नों को जितने बार पढ़ेंगे, गणित का फंडा ये होता है कि आप जितने बार ऐसे अनुप्रायोगिक प्रश्नों को जब पढ़ेंगे, आप स्वतः ही उतना सीखेंगे। आप स्वतः अच्छे से मेहनत करें। और प्लीज मैं बार बार कहता हूँ, मेरे वीडियो के लास्ट में कहता हूँ, जो मुझे शुरू में कहना चाहिए, आप मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। आप जब तक नहीं देखेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को देखिए, आप अपने फायदे के लिए देखिए, क्योंकि लॉकडाउन खुल तो गया है, लेकिन अभी स्कूलों को खुलने में बहुत अधिक समय है। तो आपको धैर्य की आवश्यकता है, और उससे अधिक धैर्य की हमें आवश्यकता है। हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज पढ़ाई कीजिए, आप नोट्स बनाइए। और मैथ्स की कॉपी है, आपको बनाना ही है। आप मैसेज करके पूछते सर इसको भी बनाना है क्या? बेटा आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़े हो, कैसे बनाते थे वैसे ही आपको सभी विषयों की कॉपी को बनाना है। इंग्लिश बनाना है, हिंदी बनाना है, मैथ्स बनाना है, साइंस बनाना है, सोशल, सभी कॉपियों को बनाना है। तो प्लीज आप कॉपी को बनाइए और लिखिए। आप स्वविवेक का उपयोग करें, दूसरे की बुद्धि का उपयोग ना करें। कॉपी को छापने में ना रहें, आप खुद मेहनत करें। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप ग्रुप में मुझे मैसेज डालें, मैं आपको उसको सॉल्यूशन करूंगा। और उसके बावजूद नहीं होता तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से मिलेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।